नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले खबर रुद्रपुर से लेते हैं। यहां से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ की तबीयत बिगड़ गई है। बेहड़ कोरोना से पीड़ित हैं। रुद्रपुर से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लेकर आया जा रहा है, जहां के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो तिलक राज बेहड़ की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उनको दिल्ली लेकर आया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ा है। शैलेंद्र, कब तिलक राज बेहड़ को दिल्ली लेकर आया गया और फिलहाल क्या खबर मिल रही है उनकी हालत को लेकर? देखिए, एक सप्ताह पहले तिलक राज बेहड़ कोरोना पॉजिटिव आए थे। जब वो देहरादून से लौट रहे थे तब उनको बुखार आया था और रुद्रपुर पहुंचने के बाद जब उन्होंने कोरोना जांच कराई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उसके बाद उनको घर पे ही रखा गया था, घर पे होम आइसोलेट किया गया था। लेकिन जिस तरीके का फीवर उनको 102-103 डिग्री लगातार फीवर कंटिन्यू बना हुआ था, तो इसके बाद उनको डॉक्टर्स ने ये सलाह दी कि आप किसी बेहतर हॉस्पिटल में इलाज कराइए, क्योंकि वो उनको और भी पुरानी कुछ समस्याएं हैं। तो इसलिए उनको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और आज सुबह ही उनको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स उनके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और उसके अलावा कोरोना तो है ही है और फीवर उनको बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है। तो डॉक्टर्स उनको ऑब्जर्वेशन में है, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में है। और इसके अलावा जो तिलक राज बेहड़ है, उन्होंने खुद ये जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट पे साझा की है कि उनकी तबीयत खराब है और बिगड़ने के बाद उनको दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी देने के लिए। तो खबर एक बार फिर से बता दें, पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ की तबीयत बिगड़ गई है। बेहड़ कोरोना से पीड़ित थे। रुद्रपुर से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लेकर आया गया है, जहां पर इस वक्त मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है और डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। और नई टिहरी शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है और प्रशासन द्वारा सी ब्लॉक टाइप 2 कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। पूर्व मंत्री दिनेश धने की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो इसी कॉलोनी में रहते हैं। वहीं उनका एक समर्थक जो इस कॉलोनी का निवासी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम द्वारा कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकालते हुए अन्य लोगों की भी सैंपलिंग लगातार की जा रही है। और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर यहाँ पुलिस व्यवस्था पूरी की जाएगी। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लिए टीम बनी हुई है हमारी और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इस समय प्रक्रिया चालू है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। और बातचीत करने के लिए सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक एक कर इस कॉलोनी में रहने वाले तमाम लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, अब पुलिस इसको लेकर किस तरह से सजग दिखाई दे रही है, किस तरह से लोगों को चिन्हित कर रही है कि कौन कौन लोग कोरोना पॉजिटिव हैं? देखिए, नई टिहरी शहर मुख्यालय में कोरोना स्प्रेड का इस तरह से मामला बढ़ता है कि पूर्व मंत्री जो दिनेश धने हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। साथ ही साथ उनका एक समर्थक है, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकलता है और दोनों ही सी ब्लॉक और ए ब्लॉक में रहने वाले हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन में हड़कंप बसता है। उसके बाद जो सी ब्लॉक टाइप 2 कॉलोनी है, इसको पूरी तरह से सील किया जाता है और इनकी जो कोरोना पॉजिटिव मंत्री, पूर्व मंत्री दिनेश धने निकले हैं, उनके जो समर्थक निकले हैं, इनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री निकाली जाती है कि किस किसके कॉन्टेक्ट में आए। और साथ ही साथ वहाँ पर नगर पालिका की टीम द्वारा, स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है और जो लोग इन और सैंपल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो इस कॉलोनी में रहते थे और इस वक्त कोरोना पॉजिटिव निकले हैं? जी, अभी फिलहाल तो सिर्फ 2 लोग ही कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसमें पूर्व मंत्री दिनेश धने और उनके समर्थक शामिल है। बाकी अन्य लोगों के करीब 23 लोगों के सैंपल लेकर भेजे जा रहे हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर को पूरी तरह से कॉलोनी को सील कर दिया गया है। किसी की भी आवाजाही वहां पर को पूरी तरह से बंद कर दी गई है। चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिनेश धनाई और उनके एक जो साथी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब जो उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है उनको तलाशी जा रही है और कुछ लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। और बीजेपी विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने महिला के पति को शामली से पूछताछ के लिए बुलाया। इस मामले में विधायक और उसकी पत्नी से भी पूछताछ हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। वहीं विधायक की पत्नी ने महिला के खिलाफ फिरौती मांगने के लिए एफआईआर दर्ज कराई है। और श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्तिनगर ब्लॉक के मलिथा गांव में आदमखोर गुलदार को आखिरकार शिकारियों ने 8 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आइडेंटिफाई कर लिया है। 37 आदमखोर गुलदारों को मार चुके प्रसिद्ध शिकारी जॉय हकील के अनुसार एक महिला को शिकार बनाने के साथ 5 लोगों को घायल कर चुका था नरभक्षी गुलदार।
अब इसकी उम्र लगभग 6 वर्ष बताई जा रही है। घटनास्थल से कुछ दूर गुलदार के पंजों के निशान भी देखे गए हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र में 6 गुलदारों के होने से शिकारियों की मुसीबत बढ़ गई है। आदमखोर गुलदार को चिन्हित कर मारने की दुविधा के कारण अब तक गुलदार को ढेर नहीं किया जा सका है। अगर गलती से हम किसी दूसरे को मार दें और वो घटना अगर फिर होती रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करके ही उसको हम मारते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, उसको आइडेंटिफाई करना। ट्रैक कर रहे हैं, उसका मूवमेंट देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग उसको अपने ट्रैप पे वो किस तरह से लेंगे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रेटजी का काम होता है जिसमें हमारे लोग काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी हम इस पे सफल होंगे और वो या तो हमारे पकड़ में आया जाएगा या मारा जाएगा। और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। पार्क के मुख्यालय से ड्रोन चोरी होने के बाद अब पार्क की बेरीवाड़ा और रामगढ़ रेंज में जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप भी गायब होने का मामला सामने आया है। राजाजी पार्क के कावली रोड स्थित कार्यालय में लॉकडाउन के दौरान ड्रोन चोरी हो गया। जिस समय ड्रोन ऑफिस से गायब हुआ उस समय ऑफिस के सभी सीसीटीवी कैमरे भी ऑफ कर दिए गए थे। वहीं पार्क के अंदर से कैमरा ट्रैप चोरी हो जाने के मामले ने भी पार्क में वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम तो कई बार सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन लिखित रूप पे दे चुके हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव हमारे विधायक जी से भी हम काफ़ी लंबी बात हुई, उनने हमें आश्वासन दिया था कि मैं बात। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण में जमीन लेकर उन्होंने एक कोशिश की है कि लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और लोग अपने गांव की ओर, जो बाहरी प्रदेशों में है, वो अपने प्रदेश की ओर लौटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों का विकास तभी होगा जब पढ़े लिखे, जागरूक और बुद्धिजीवी लोग पहाड़ में टिके रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो गैरसैंण में घर बनाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि कुछ और लोग भी इस ओर आगे आए। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन, ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की, जो प्रदेश से बाहर हैं, वो अपने प्रदेश की ओर आएं और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर, लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में कालीधार जगह वर्षों से लोगों के लिए काल बनी हुई है। पिछले 15 सालों में 50 से अधिक लोगों की जान कालीधार में सड़क दुर्घटना में जा चुकी है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर कालीधार है, जहां साल 2004 में एक बस खाई में गिर गई थी। इसमें 31 लोग काल के मुंह में समा गए थे। इसके बाद हर साल छोटे मोटे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। साल 2018 में भी शिक्षकों से भरी एक मैक्स खाई में गिर गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर बनाए, साथ ही सड़क किनारे पैराफीट बनाए गए। वहीं लोगों ने अपने चहेतों की याद में मंदिर और स्मृति पटल भी बनाए। फलस्वरूप पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर उन्होंने ब्लैक स्पॉटों को चिन्हीकरण कर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे छोटे छोटे इंटरवेंशंस कर जिससे दुर्घटनाओं पे लगाम लगा है। और इस बार अल्मोड़ा में लगभग 100% हम लोगों ने कंट्रोल किया है, कोई भी मेजर दुर्घटना हुई नहीं है। पिथौरागढ़ से आते समय तीव्र मोड़ और हाईवे पर चढ़ाई होने के कारण सामने से वाहन को आते देख सकरी हाईवे में वाहन चालक अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाईवे से गुजरने वाले चालक अपना अपना तर्क दे रहे हैं। सर, यहाँ पर यह है कि एक तो तीव्र ढाल है, दूसरा यहाँ पर आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और जहाँ पर आप अभी खड़े हैं, यहीं से हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले
एक बस दुर्घटना हुई थी। सर जब हम यहाँ से आते जाते हैं गुजरते हैं तो हमें बड़ी अजीब टाइप की एक फीलिंग हमारे दिल में आती है कि यार यहाँ इस जगह में क्या है, और हमें जो है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमें भय टाइप का होता है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में चितई के पास इन स्मृति पटलों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह घटनाएं होती रहती हैं। 2004 में 31 लोग जो हैं काल के मुंह में समा गए थे, जहाँ पूरी बस नीचे खाई में गिर गई थी। इसके साथ ही हर वर्ष छोटी मोटी घटनाएं यहाँ जरूर होती रहती हैं। 2018 में भी 8 शिक्षकों की मौत इसी कालीधार में हुई थी। चालक आज भी इस कालीधार से गुजरते समय बड़ा डरते हैं, क्योंकि मुख्य कारण यह है कि तीव्र ढाल है। चढ़ाई में आते समय नीचे एकदम अगर वहाँ नीचे गिरा तो पूरे नीचे खाई में गिरेगा, किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और पहाड़ के 2 जिलों की लाइफलाइन कही जाने वाली टनकपुर टू चंपावत यानी 14 घंटे के बाद आवाजाही के लिए अब खोल दी गई है। देर रात प्रशासन के स्वाला के पास सड़क पर आया मलबा हटा दिया गया है, जिसके बाद आज सुबह से रास्तों में फंसे वाहनों को निकाला गया। और टनकपुर को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बॉर्डर पर बसे लोगों की लाइफलाइन तो है, साथ ही ये देश की सुरक्षा के लिए भी खासा मायने रखता है। बावजूद इसके ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान हाईवे आए दिन बंद हो रहा है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे इन दिनों पटरी से उतरा हुआ है। आलम यह है कि जगह जगह भारी लैंडस्लाइड होने से बॉर्डर की ये लाइफलाइन थम सी गई है। ये अहम हाईवे पिथौरागढ़ और चंपावत जिले को बाकी दुनिया से जोड़ता ही है, साथ ही सामरिक नजरिए से भी खासा अहम है। इसी हाईवे के जरिए सुरक्षा बल चीन और नेपाल बॉर्डर तक पहुंचते हैं। यही नहीं, बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए जरूरी सामान भी इसी के जरिए पहुंचाया जाता है। दिक्कत तो रोड ब्लॉक होने से बहुत ज़्यादा हो रही है आने जाने में। बाद में फैमिली को लेके आए हैं तो फिर लगेज वगैज है, इस चक्कर में बहुत आने जाने में। ऊपर से पुल जब पार कर रहे हैं तो ऊपर से पत्थर आ रहे हैं, उसका जान वान का खतरा हो रहा है बहुत ज़्यादा। साथ में बच्चे हैं, हुए हैं, लगेज है, भाग भी नहीं सकते ऊपर से पत्थर। 2016 से इस हाईवे को ऑल वेदर रोड में तब्दील करने का काम चल रहा है। रोड की चौड़ाई 12 मीटर की जानी है और पहाड़ काटने के फेर में 6 से ज्यादा डेंजर जोन बन गए हैं और इसी वजह से वहां पर आए दिन लैंडस्लाइड होता है। 150 किलोमीटर के इस हाईवे में लाख कोशिशों के बाद भी NHAI पहाड़ों को दरकने से नहीं रोक पा रहा। काफ़ी कमज़ोर टाइप का बैंड है, इसमें पत्थर लगातार जो है कोहिजन लेस हैं वो गिरते जा रहे हैं, और ये जब तक ये स्लोप पूरा अपना मेंटेन नहीं कर पाता तब तक दिक्कत ही रहेगी सर अभी। और दो सीमांत जनपद तो है ही, चंपावत और पिथौरागढ़, साथ ही दो सीमाएं हैं, एक तरफ से नेपाल है, दूसरी तरफ से तिब्बत है। तो ये सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इसलिए इन डेंजर जोन्स के प्रोटेक्शन के लिए हम भारत सरकार से बात भी करेंगे। प्रोजेक्ट को जून 2020 में पूरा होना था, लेकिन जो हालात हैं उससे साल के अंत तक भी इसका पूरा होना संभव नहीं दिखता। ऐसे में हाल फिलहाल तो लाखों लोगों को दिक्कतों से राहत नहीं मिलने वाली। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस रिजल्ट को जारी किया है। 10वीं में 98.48% रिजल्ट आया है, वहीं 12वीं में 97.08% रहा है रिजल्ट। हम आपको बता दें कि 10वीं में पौड़ी के अनुराग बडोला रहे हैं टॉपर। अनुराग को 89% अंक मिले हैं। 12वीं में नैनीताल के हर्षित जोशी ने 93% के साथ टॉप किया है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए।